तो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का, कौन सा आधुनिक भारत का इतिहास, कौन सा इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास का जो पेपर होगा उससे संबंधित एमडीएससी का, कौन सा एमडीयूएसयू जो आपके सामने अजमेर यूनिवर्सिटी उसका जो पेपर होगा उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं भाई। अच्छे प्रश्न है, सारे के सारे आपको करवाऊंगा। टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे करवाने वाला हूं और मैं बता देना चाहता हूं लगभग प्रश्न यही से देखने को मिलेंगे। आपको बस क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। समझ में आ गया। साथ के साथ कोने में आपके सामने जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तो जरूर से खरीद लो भाई। और ये पीडीएफ उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इन सब प्रश्नों की सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी डालता हूं मैं, उन्हीं को मिलती है जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो सब्सक्राइब कर दो भाई। 30,000 सब्सक्राइबर का अपने टारगेट भी ले रखा है, 30,000 सब्सक्राइबर वो अपने पूरे भी करवा दो भाई। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। सबसे पहले आपके सामने बात करूं मैं, पेपर कैसा आएगा, तो पेपर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा भाई। कैसा पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर वो पेपर होता है जिसमें आपको लिखना होता है। क्या करना होता है, लिखना होता है। उसी पेपर को डिस्क्रिप्टिव पेपर के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। कितने नंबर का पेपर आएगा, 70 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा। कितने नंबर का भाई, 70 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलता है, जिसमें से आपको पास होने के लिए 28 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए होते हैं भाई, 28 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। कितने नंबर का पेपर होता है, 70 नंबर का जो पेपर है वो देखने को मिलता है। 28 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं उसके अंदर। समझ में आ गया अच्छे से। चलिए भाई, अब आपके सामने अगले वाले प्रश्नों की तरफ अगर मैं आगे बढ़ूं कि कितना आपके सामने जो वेटेज होता है पेपर में, आपके सामने अगर मैं बात करूं 70 नंबर का आपका पेपर आता है, 30 नंबर कॉलेज वाले भेजते हैं, 100 नंबर आपका टोटल हो जाते हैं। पेपर की बात करूं तो पेपर आपका 2 भागों में आता है। कितने भागों में, पेपर आपका 2 भागों में देखने को मिलता है। पार्ट ए, खंड ए और आपके सामने खंड बी। क्या, खंड ए और खंड बी, पार्ट ए और पार्ट बी में देखने को मिलता है। जिसमें आपके सामने बात करें अपन पार्ट ए की, कौन से भाग की, पार्ट ए की, खंड ए की बात करूं, पार्ट ए की बात करूं तो आपके सामने कितने परसेंट देखने को मिलते हैं भाई, 10% देखने को मिलते हैं। कितने परसेंट देखने को मिलते हैं, 10% आपके सामने देखने को मिलते हैं। 10%, प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन बनाना आपके सामने अनिवार्य होता है। कितने परसेंट आते हैं, 10% देखने को मिलते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं, 10% होते हैं। प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन आपको बनाना अनिवार्य होता है। प्रत्येक प्रश्न का आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। सॉल्यूशन कितने शब्दों में बनाना आता है, काफी बच्चे क्या गलती करते हैं भाई, इसमें इन प्रश्नों को सॉल्यूशन बनाते वक्त एक एक डेढ़ पेज भर देते हैं। फिर आपके सामने कहते हैं सर हमारा जो निबंधात्मक प्रश्नों को करने के लिए जो समय था वो ही नहीं बचा, हम कम पेज भर पाए, क्या हम पास होंगे नहीं होंगे। क्योंकि आपने गलती की है भाई, क्योंकि 10% करने होते हैं, इनमें ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है। आपके सिलेबस में बाकायदा लिख रखा है कि आपको 50 शब्दों की अधिकतम सीमा है। कितने शब्दों की, 50 शब्दों की। 50 शब्दों का अर्थ होता है आपके सामने 5 से 7 लाइन के बीच में आपको सॉल्यूशन बनाना। कितने लाइनों के बीच में, 5 से 7 लाइनों के बीच में आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। समझ में आ गया आपको, कितने लाइन के बीच में, 5 से 7 लाइन के बीच में आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। सबसे जरूरी बात तो यह है। अब इनमें पर्सन कैसे आते हैं, प्रत्येक यूनिट से 3-3 पर्सन देखने को मिलते हैं। कितने, प्रत्येक यूनिट से आपके सामने 3-3 पर्सन देखने को मिलते हैं। 3 + 3 + 3 + 1 मतलब 3-3 एक, प्रत्येक यूनिट से प्लस किसी एक यूनिट से 1% ज्यादा देखने को मिल जाता है। इसी हिसाब से 10% देखने को मिलता है। कितने परसेंट, 10% आपको देखने को मिलते हैं। अगले वाले की बात करें, पार्ट बे की, किसकी बात करें, पार्ट बे की बात करें तो पार्ट बे में आपके सामने कितने परसेंट आते हैं भाई, प्रत्येक यूनिट से 3-3 परसेंट आते हैं। कितने परसेंट आते हैं, 3 परसेंट आते हैं प्लस 1, 10% आपके सामने देखने को मिलते हैं। अब निबंधात्मक प्रश्नों में क्या होता है, 10% तो आते हैं लेकिन इनमें आपको छूट मिलती है। क्या मिलती है, छूट मिलती है। आपको कोई 5 प्रश्नों के सॉल्यूशन बनाने होते हैं। कितने प्रश्नों के, कोई 5 प्रश्न जो आपको अच्छे लगे उन्हीं 5 प्रश्नों का ही सॉल्यूशन बनाना होता है। कितने प्रश्नों का, 5 प्रश्न जो आपको अच्छे से आते हैं, जिनमें आपके सामने अच्छी पकड़ है, आपको उन्हीं 5 प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको बनाना होता है। कितने प्रश्नों का भाई, 5 प्रश्नों का, उन्हीं प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। और काफी बच्चों का सवाल आता है सर कितने पेज भरें हम इनमें ताकि हमारे पूरे में से पूरे नंबर आए, तो इसका सॉल्यूशन भी आपके सिलेबस में दे रखा होता है। 300 शब्दों में सॉल्यूशन बनाना होता है। कितने शब्दों में, 300 शब्दों में।
300 शब्दों का अर्थ यही है कि भाई 3 पेज भरने होते हैं आपको। कितने पेज भरने होते हैं? 3 पेज। आगे पीछे का एक, दूसरे आगे पीछे का एक, तीसरा आगे पीछे का एक, इस हिसाब से आपको 3 पेज भरने होते हैं। समझ में आ गया? कितने पेज भरने भाई? 3 पेज आपको कुल जमा भरने होते हैं। इनको आपको पहले से ही याद रख लेना है, 3 पेज आपको भरने होते हैं। समझ में आ गया? अब काफी बच्चों सवाल है सर कितने पेज भरे ताकि अच्छे अंक आए। तो भाई ज्यादा पेज भरने से नंबर नहीं आते, अच्छा लिखने से नंबर आते हैं। आप खुद टीचर हो, एक बात सोचो, आप कॉपी जांच कर रहे हो और आपको पर्सन दे रखा, औरंगजेब के बारे में आपने लिख रखा है, इल्तुतमिश के बारे में, क्या आप नंबर दे दोगे? क्या उसको नहीं दोगे। तो अच्छा लिखो, लेकिन फिर भी जो कॉलेज की जो सिलेबस के अनुसार आपकी डिमांड है 17 के पेज के आसपास आपके सामने जो कम से कम पेज आपको भरने होते हैं। अगर इतने पेज भरोगे तभी अच्छे नंबर आपको मिलते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए भैया विस्तार से पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। यूनिट फर्स्ट, ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड पॉलिसी से संबंधित प्रश्न आते हैं। किससे? ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड पॉलिसी से संबंधित प्रश्न आते हैं। पहला है, भारत में यूरोपियों के आगमन से पूर्व की राजनीति व सामाजिक स्थिति के बारे में वर्णन कीजिए। किसके बारे में? पहला प्रश्न है, भारत में यूरोपियों के आने से पहले की राजनीति व सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? भाई जब तक अंग्रेज भारत में नहीं आए तब तक भारत का समाज कैसा था? तो भारत में राजतांत्रिक परंपरा देखने को मिलती थी। छोटे छोटे प्रांत हुआ करते थे। उस समय अलग अलग प्रकार के जो राजा है वो भारत के अंदर राज किया करते थे। सामंतवादी परंपरा हुआ करती थी। सामंतवादी परंपरा मतलब कि समाज के अंदर जो बड़े बड़े जमींदार या राजा हुआ करते थे, जिनको किसानों जो जमीन है वो दी जाती थी। भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी थी। हम व्यापार किया करते थे अलग अलग देशों के साथ में। हमारे पास हमारा खुद का इतना पैसा हुआ करता था। उस समय तक भारत की अर्थव्यवस्था को सोने की चिड़िया थी। समझ में आ गया? मतलब अच्छी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी अपनी। राजनीति आपके सामने यही है कि अपने राजतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती थी। समाज में थोड़ा हिंदू मुस्लिमों के बीच में आपके सामने जो विरोध जरूर देखने को मिलता था, लेकिन फिर भी सद्भावना के साथ रहते थे। सभी लोग आपके सामने हंसी खुशी के साथ अपना जीवन यापन करते थे। हमारे इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था देखने को मिलती थी। सामाजिक सद्भावना के साथ लोग रहा करते थे। तो यही है, आपको डिस्क्राइब करना है पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया बिफोर द अराइवल ऑफ यूरोपियंस। चलिए, भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश और उनके प्रभाव के बारे में वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर इन इंडिया एंड देयर इंपैक्ट। कैसे भारत में अंग्रेज आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करते हैं। धीरे धीरे आपके सामने प्लासी व बक्सर के युद्ध के माध्यम से सबसे पहले अपने बंगाल के क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित करते हैं। शुरुआत में वो क्या करते हैं भाई? फ्री ट्रेड, बिहार उड़ीसा व बंगाल के क्षेत्र में फ्री ट्रेड मतलब मुफ्त में व्यापार करने का क्या लेते हैं? अधिकार लेते हैं। और धीरे धीरे आपके सामने प्लासी व बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब और वहां के नवाबों को हराकर वहां के क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं और रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार अपने हाथों में कर लेते हैं। और जिसके हाथों में पैसा वही भाई राज करता है। धीरे धीरे अंग्रेज पूरे भारत के अंदर फूट डालो राज करो की नीति स्थापित करते हुए पूरे भारत पर राज कर लेते हैं। जो एक कंपनी भारत के अंदर एक कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, आज वो न सिर्फ व्यापार कर रही थी, भारत को आर्थिक रूप से कंगाल बना दिया गया। आपस में राजाओं को लड़वा कर उनसे राज्य हड़प लिए गए और आज पूरी तरीके से भारत को अंग्रेजों का गुलाम बना दिया गया एक छोटी सी कंपनी के द्वारा। तो यही है, भारत में यूरोपीय शक्तियों का कैसे प्रवेश हुआ, उनका क्या प्रभाव, उसके बारे में अपने विस्तार से पढ़ा। 1756 से लेकर 1818 तक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की प्रक्रिया के बारे में बताइए। कैसे 1756 से लेकर 1818 तक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार देखने को मिलता है? क्या देखने को मिलता है? 1756 से लेकर 1818 तक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार की क्या प्रक्रिया रही, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ते हैं। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। 1756 से लेकर 1818 तक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार कैसे होता है। Analyze the expansion of British Empire in India from 1756 to 1818। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिलता है। 1757 से लेकर 1857 तक ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के प्रभाव का वर्णन कीजिए। मतलब 1757 से लेकर 1857 तक ब्रिटिश की जो आर्थिक नीतियां हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी? ब्रिटिश जो साम्राज्य उसकी आर्थिक नीतियां क्या हुआ करती थी, उनका क्या प्रभाव है, उसके बारे में वर्णन करना आपको। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। किस प्रकार की नीतियां लागू करी गई? भारतीय लोगों पर अनेकों अनेक प्रकार के कर थोपे गए जिससे कमजोर होते चले गए। भारत का जो कच्चा माल है जैसे कपास हो गया, चाय हो गया, मसाले हो गए, इनको विदेशों में बेच दिया गया। वहां से कच्चे माल को वहां से प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बनाकर भारत में बेचा सस्ते में, तो भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई। हथकरघे जो हाथ की व्यवस्था हुआ करती थी, हाथ उद्योग हुआ करता था, वो भी धीरे धीरे चरमरा गया। तो कैसे कौन कौन सी आपके सामने जो
आर्थिक नीति अंग्रेजों के द्वारा लागू की, उसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 की ब्रिटिश पॉलिसीज एंड रिवोल्ट इन 1857, 1857 की क्रांति वाला प्रश्न है। ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों एवं भारतीय समाज पर उसका कैसे प्रभाव पड़ा, मतलब अंग्रेजों के द्वारा कौन कौन सी जो प्रशासनिक नीतियां लागू की गई, क्या किया गया, अंग्रेजों के द्वारा कौन कौन सी प्रशासनिक नीतियां लागू की गई और उन पे भारतीय समाज का कैसे प्रभाव पड़ता है, उसका विश्लेषण करना है। एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज ऑन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में कैसे प्रभाव पड़ता है इन अंग्रेजों की प्रशासनिक नीतियों का। 29वीं शताब्दी में सामाजिक व आर्थिक सुधार आंदोलन, जो 29वीं शताब्दी है उसमें क्या हुआ, राजा राम मोहन राय है ना, स्वामी विवेकानंद जैसे बड़े बड़े आपके सामने क्या है समाज सुधारक हुए, है ना, उनका क्या आपके सामने जो समाज में सुधार में क्या क्या उनका योगदान रहा उसके बारे में बताना है। क्यों, अब धीरे धीरे भारतीय लोग अंग्रेजों के द्वारा जो नई शिक्षा नीति जो लागू की गई थी वो आई, जिसमें भारतीय लोगों को ज्ञान विज्ञान का नॉलेज हुआ, जो पारंपरिक भारतीय प्राचीन परंपराएं हुआ करती थी उससे ऊपर उठकर इन्होंने भारत में समाज के सुधार के लिए प्रयास किए। डिस्क्राइब द सोशल एंड रिलीजन रिफॉर्म्स मूवमेंट इन 19th सेंचुरी, अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के कारण परिणामों को विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द कॉज एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के क्या कारण है और उसके क्या परिणाम होते हैं उसके बारे में विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कैसा प्रश्न है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है, अच्छे से कर लेना। 1857 के बाद में प्रशासनिक परिवर्तन, जो 1858 के अंदर भारत सरकार अधिनियम 1858 लागू किया गया, कौन कौन से प्रयास किए गए, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, भारतीय सिपाहियों की संख्या कम कर दी गई, है ना, और जो हड़प नीति हुआ करती थी उसको हटा दिया गया, जो भारतीय जो शासक हुआ करते थे उनको उनका अधिकार क्षेत्र दे दिया गया, उनमें उनकी दखल नहीं की जाती थी। धार्मिक क्षेत्र से संबंधित कोई चीज हुआ करती थी उस पर कोई अंग्रेज वो प्रभाव नहीं डालते थे, समाज सुधार नहीं करते थे, धार्मिक सुधारों की चीजों को कम कर दिया। हिंदू और मुस्लिमों के अंदर फूट डालो राज करो जैसी नीतियों में के अंतर्गत उन्होंने बंगाली विभाजन करवा दिया। तो ये कुछ उन्होंने प्रशासनिक सुधार के भारत सरकार अधिनियम 1858 इसके लिए महत्वपूर्ण होता है, उसके बारे में भी विस्तार से पढ़ना है। चलिए 1858 से लेकर 1905 तक राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण का वर्णन कीजिए, मतलब 1858 से लेकर 1905 तक का जो राष्ट्रीय आंदोलन होता है उसका जो प्रारंभिक चरण है उसके बारे में क्या करना, आपको विस्तार से बताना है। क्या करना है, विस्तार से बताना है। 1858 से लेकर 1905 तक का जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसका प्रारंभिक चरण है वो कैसे चलता है। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट। कैसे प्रश्न है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक्सप्लेन द अर्ली फेज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ 1858 एंड 1905, अच्छे से कर लेना, इस प्रश्न को भी इंपॉर्टेंट है। 1905 से लेकर 1918 तक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास का वर्णन कीजिए। कैसे 1905 से लेकर 1918 तक राष्ट्रीय आंदोलन है उनका विकास होता है, इसके बारे में पढ़ना है आपको। स्वराज को प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों के बारे में वर्णन कीजिए। तो स्वराज को प्राप्ति के लिए कैसे कैसे भारतीय लोगों ने प्रयास किया, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अंतिम प्रश्न है 1935 से लेकर 1945 तक राष्ट्रीय राजनीति की स्वतंत्रता की तरफ बढ़ते हुए कदमों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द नेशनलिस्ट पॉलिसी ऑफ 1935 to 1945 एंड द पार्ट वार इंडिपेंडेंस। कैसे 1935 से लेकर 1945 तक भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्रता के कदम बढ़ते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। तो ये था आपके सामने हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया से संबंधित प्रश्न। कैसे लगे वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।